नुमान जी सर। जी मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिज़ाइन के हवाले से चैप्टर पढ़ रहे थे और डिज़ाइन के हवाले से हमने तकरीबन इस पे एक डेढ़ लेक्चर लिया है। अभी थोड़ा सा पार्ट रहता है डिज़ाइन के हवाले से, और डिज़ाइन के हवाले से हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूँ सो दैट, क्योंकि लास्ट वीक पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज़ भी हो जाए। जब प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाती है, प्रॉब्लम हमें स्पेस समझ आती है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डिज़ाइन करना। और डिज़ाइन का मतलब ये है कि इंटरफेस लेआउट्स पर डिज़ाइन करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है व्हाइल डिजाइनिंग एन एप्लीकेशन की कॉन्सेप्चुअल मॉडल को अंडरस्टैंड करें। किसका? यूजर का कॉन्सेप्चुअल मॉडल को अंडरस्टैंड करना। कॉन्सेप्चुअल मॉडल का मतलब ये है कि यूजर क्या सोच रहा है सॉफ्टवेयर के हवाले से, डिजाइन के हवाले से सोच रहा है, ठीक है, कोडिंग के हवाले से, कि किस तरह सॉफ्टवेयर होगा, किस तरह उसके फीचर्स नजर आ रहे होंगे, किस तरह उसके लेआउट होंगे, किस तरह उसको कंट्रोल्स होगा, किस तरह वो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा, एक्सेस करेगा फीचर्स को, और सॉफ्टवेयर ऐसे उसको कैसे रिस्पॉन्स देगा। तो यूजर का कॉन्सेप्चुअल मॉडल अगर अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपको यूजर का कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्लियर नहीं है, तो डिजाइन आपका फेल ही होगा। ये मैं आपको कंफर्म बता दूं, क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड में अगर यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है, यूज़र के आपने कंसेप्चुअल मॉडल क्लियर करके या यूज़र की थॉट या प्रोटोटाइप करके आपने अप्रूव नहीं कराया, तो आपको फटीक और बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले प्रोटोटाइप, लेआउट, डिज़ाइन, उसको आप अप्रूव करवाते हैं, तब आप जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन साइड पे जाते हैं। ओके जी, हम लास्ट टाइम बात करते प्रोटोटाइपिंग देखी थी। प्रोटोटाइप आपको पहले भी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है, और माशाल्लाह इस लेवल पे हैं कि प्रोटोटाइप का आपको पता है कि लेआउट स्केचेस लेके चलते हैं। क्विक इजी अप्रोच है, फास्ट इटरेशन हो जाती है, क्विकली आप एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, लेआउट्स को डिजाइन कर सकते हैं, यूजर से आइडियाज ले सकते हैं, और आप विद इन अ क्विक सेशन, सक्सेशन भी और सेशन भी, सक्सेशन होता है फास्टेस्ट, और डिफरेंट सेशंस के अंदर जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम लेटर स्टेज पे आनी है, वो प्रॉब्लम आपको अर्ली स्टेज पे आपको पता लग जाते हैं, और आप उसको डिजाइन करते हैं। हम जब एवेल्युएट कराते हैं, जारी बात है, जब हमने डिजाइन बनाया उसको एवेल्युएशन भी करानी है, और लास्ट टाइम एवेल्युएशन को भी हम देख रहे थे। जब हम एवेल्युएट कराते हैं तो उसमें आपके 4 तरह के टेस्टर्स मौजूद होने चाहिए आपकी टीम में। किसकी? डेवलपर्स की टीम में। यानी जो डेवलपर टीम है, उनके उनके पास इस तरह के लोग होने चाहिए, और वो क्या क्या परफॉर्म कर रहे होंगे वो आप को लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर बताया था, और मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया लेक्चर, सो दैट एक माइंड में बैठ जाए चीज़, और ये क्या चीज़। और मैंने जो टास्क दी थी, असाइनमेंट दी थी, और मैंने उसको कहा था कि जिस तरह हमारे पास ये मशीन्स होती हैं, माइक्रोवेव होती है, कॉफ़ी मशीन्स होती हैं, लेटेस्ट आजकल निकली हुई हैं, इस तरह का इसका डिज़ाइन, लेआउट, इंटरफेस, मेरा आप लेक्चर देख लें, मैंने लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। कुछ हजरात ने, एक ने मुझे व्हाट्सएप किया, मैं नाम नहीं लेता, उस साहब ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया कि सर टाइम सबमिट नहीं, असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा, जो मैसेज है वो पता नहीं 7/15/16 का है। तो मैंने कहा जी वो डेडलाइन 7/15, जो 12/15 है, वो जब टाइम हो जाता है, वो एनेबल एक्सेस खत्म हो जाता है। आप भी उसको अपलोड कर रहे हो 12/15 पे, आप अपलोड कर रहे हो या प्रोसेस में हो, वो टाइम रिस्ट्रिक्शन खत्म है, वो मैंने नहीं लगाई हुई, फोल्डर की लगी हुई है, और परफेक्ट वो 12/15 के बाद वो खत्म हो जाएगी। 12/15 इशू ही एक्सेस ही नहीं होगी। बेशक आप उस प्रोसेस के दौरान है, अपने माइक्स को डिसेबल करें। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कहा था, जुनैर हैदर, माइक्स डिसेबल करें। और मैंने लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स को कहा था कि वो जो है ना अपनी इस तरह की गैर जरूरी हरकतें उनको बंद करें, और वो स्टूडेंट आए भी नहीं है, उन्होंने एक्सक्यूज भी नहीं किया है मेरे ख्याल से। एक मेल स्टूडेंट था और एक, बस बेटा ख्याल किया करो बस, ठीक है ना। सॉरी सर। ख्याल किया करें कुछ बाज़ औक़ात, क्योंकि आपका आपका जो माइक था वो इतनी देर ऑन रहा, और पीछे वो पंजाबी में गपशप चल रही और सारी दुनिया सुन रही थी, मैं नहीं, जाहिर बात है सारे ग्रुप सुन रहा होता है, तो इसलिए ख्याल किया करें। सॉरी सर। और दूसरा कौन सा स्टूडेंट था? वो माइक डिसेबल कर दें अपना। दूसरा कौन सा स्टूडेंट था? वो क्या नाम है उसका? मोहम्मद उमैर था। हाजी नुमान। दूसरा उमैर आया नहीं आया? हेलो जी सर, मैं था। हाँ जी जी सर, वो क्या करना है अब? वो सर सॉरी सर, वो दिन पता नहीं क्या हो गया था, नेट का इशू था। ख्याल सर रियली सॉरी। हो जाता है, ख्याल किया करें, मगर ध्यान किया करें। चले माइक डिसेबल करें, कंटिन्यू करते हैं। ये 4 टाइप ऑफ टेस्टर्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए छोटी सी चीज है, मगर इसमें इतनी नॉलेज है, आपकी सोच है। एक पॉइंट को मैं जब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ऑब्जर्वर, किसी के वहम और ख्याल में नहीं है कि लेट्स से आपके भी 2 ग्रुप मेंबर होते हैं, आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रपोजल की, डिजाइन की देते हैं, किसी P1 P2 के पार्ट की देते हैं, दोनों में जूते होते हैं,
मतलब कि भाई बस सही हो रहा है, सही हो रहा है। एक बंदा नोट्स लिया करे, ऑब्जर्व किया करे, पॉइंट्स नोट किया करे। अब प्रेजेंटेशन के दौरान ये चीजें नहीं हो रही होती, जब आप कोड को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप नोट, उसने कहा ये गलत है, सुपरवाइजर ने कहा, वैल्यूएटर ने कहा, आप नोट करें। आपके माइंड दिमाग हाजिर होना चाहिए, ठीक है। फौरन प्रेजेंटेशन के बाद वो चीजें नोट करें। हाँ, अगर आप एक मीटिंग के लिए जाते हैं सुपरवाइजर की, जो सुपरवाइजर डिस्कस कर रहा बता रहा होता है, वो भी आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो साथ नोट करे। बंदा कहता है यार, सुपरवाइजर कहते हैं यार नोट तो करो ना, जुबानी कलामी क्या होता है। और देखिए मैं बाज़ औक़ात मैं रजिस्टर खुलवा लेता हूँ, बल्कि मैं खुद लिखना शुरू करता हूँ। वो बताते रहते हैं कि ये गलत है, ये गलत, ताकि एक-एक पॉइंट, एक-एक चीज़ की गलती हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो अभी इनके डेमोंस्ट्रेशन होती है, वो यूनिवर्सिटी का एक मेडिकल बिलिंग का सिस्टम बना रहा हूँ। बहुत आउट क्लास माशाल्लाह लड़कों ने काम किया हुआ है। वो हसनैन और हसन का ग्रुप है। यूनिवर्सिटी के लिए मेडिकल बिलिंग सिस्टम उन्होंने बनाया है, और सी शार्प और क्वेश्चन रिपोर्ट्स के साथ 97-98% काम कंप्लीट है। अभी उनके डेमोज हो रहे हैं, इनिशियल डेमो हो रहे हैं। इन 8 सेमेस्टर के इनिशियल डेमो हो रहे हैं, जिसमें 70% कोडिंग चेक होनी है। पहले 30% कोडिंग चेक होती थी, क्योंकि टाइम से इन्होंने कोविड की वजह से इतना लोड होता है सुपरवाइजर्स के पास कोर्सेज का, तो वो, मगर मेरे वो ग्रुप्स के उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट है। दूसरा GRMC वाला यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं, वो भी काम कंप्लीट है। वो हमजा लोग बना रहे हैं अभी 8 सेमेस्टर के, जो आपके सीनियर। तो काम करे, तबीयत खुश हुई है। मैंने उनका तकरीबन 1-1.25 घंटा लास्ट वीक जूम पे सेशन लिया है, और तबीयत खुश होगी उनका काम देख के, हसन और हसनैन का। और उनके थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं ठीक करें। और वो क्लाइंट से, यानी यूनिवर्सिटी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है मेडिकल के, जीशान साहब नीचे होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उनके लिए बना रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐप बना रहे हैं। और IC को भी उन्होंने दिखाया, मतीन साहब को दिखाया, बहुत अच्छे उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कुछ और तजवीज़ दी कि ऑनलाइन हो जाता। फिर मतीन साहब और हमने भी बताया कि सर ऑनलाइन के लिए डिफरेंट कोडिंग और डिफरेंट वे से करनी पड़ती है। फिर उनको हमने कहा हम एक्सेस दे देंगे जो आपको रिपोर्ट चाहिए थ्रू सर्वर। तो तो काम करेगा पता लगे। अब जो 4 तरह के टेस्टर्स होते हैं, फैसिलिटेटर हैं, ग्रीटर हैं, ऑब्जर्वर हैं, डिजाइनर। फैसिलिटेटर जो है वो लेट्स से एक जो है वो जो टीम लीड कर रहा होता है, जो प्रेजेंट कर रहा होता है, जो आइडियाज बता रहा होता है, ठीक है। ग्रीटर जो है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, उनको फॉर्म दे रहा है, उनको समझा रहा है, उनको प्लीज कर रहा है। जो ग्रीटर वो शख्स है जिस तरह आपके ग्रुपों में एक मौज मेला वाला बंदा आपने रखा होता है, या खुद रखा होता है, या वो खुद आपके ग्रुप में आता है, यार मैं कम काज कोई नहीं करना, मैं जना मौज मेला करनी है। तो तुझे भी कहते अच्छा तू कुछ नहीं काम करना, चल तू तेरा सारा खर्चा खाना पीने का, डॉक्यूमेंटेशन का, प्रिंट आउट का तू निभाएगा जी, मैं बल्ले बल्ले खुश है। तो ग्रिटर टाइप ऑफ बंदा भी होना चाहिए ग्रुप में, और उसकी भी फिर जिम्मेदारी होती है, कुछ और चीजें होती हैं, फैसिलिटेट करना, यूजर को ऑन ईज रखना, फॉर्म फिल करवाना, उनको ये जटा। ऑब्जर्वर जो है वो बड़ा जबरदस्त पता। ऑब्जर्वर जो है वो जो भी आप प्रेजेंट करें, डिजाइन जो भी आइडिया प्रेजेंट करें, जो यूजर उस पर फीडबैक दे रहा है, अच्छा सिर्फ फीडबैक वर्बली नहीं, जो एक्सप्रेशन दे रहा है, जेस्चर दे रहा है। फॉर एग्जांपल नीचे उसने नेक्स्ट स्लाइड में देखे, ये उस ऑब्जर्वर ने कहा कि यूजर अगर कर रहा है कि जी नो, लाफ कर रहा है और वाव कर रहा है, तो वो चीजें नोट कर रहा है किस स्लाइड पे, किस फीचर पे उसने किस तरह के जेस्चर दिए, किस तरह के एक्सप्रेशन दिए, किस तरह का उसने मतलब जो चीज पसंद आई उसमें जेस्चर कुछ और हो जाते हैं, वो वॉइस से भी, एक्सप्रेशन से भी। तो ऑब्जर्वर ये सारी चीजें नोट और रिकमेंडेशन कर रहा होता है, और उसके पॉइंट व्यू से फिर नेक्स्ट सेशन के लिए वो चीजें उसको ठीक करते हैं। और जो कंप्यूटर है या डिजाइनर है, जो भी आपने सिमुलेट करके रखा है, जो एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा है या डिजाइन को सिमुलेट कर रहा है, और डिजाइन को इम्प्रूव करते करते जब अगर आप कुछ 1-2 मॉड्यूल इंप्लीमेंट करके भी दिखा रहे होते हैं, तो वो उसकी इंटरेक्शन को डील कर रहा होता है। तो डेफिनेटली ये एक सेशन होता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आप इस सेशन के एट द एंड जो है इसको एवेल्युएट करते हैं, और इसमें जो जो सजेशन दी वो नोट करते हैं, और उसमें फिर जो है ना उसकी एक लिस्ट बनाते हैं कि किस किस ओके है, किस फीचर पे उसने क्या एक्सप्रेशन जेस्चर दिए, क्या सजेशन दी, क्या चीज़ हमने ओके करनी है, क्या ठीक करनी है, तो नेक्स्ट टाइम उसको ठीक करके आप ये लेकर आते हैं। तो लो फिडिलिटी क्विक सेशन में हो जाती है, मल्टीपल अल्टरनेशन आ जाती है। फिर ये थोड़ी सी कोई टेक्निक है, ये थोड़ी सी टेक्निक है, ये लास्ट ये सॉरी ये देखिए टेस्ट करने के लिए ये टेक्निक है, थिंक अलाउड टेक्निक। ये थोड़ी सी मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये लेट्स से ये थिंक अलाउड टेक्निक क्या है, जब आप कोई चीज को एवेल्युएट करा रहे हैं। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट्स से बाज़ औक़ात पेपर में या कोई क्विज में किसी चीज में पूछा जाता है आपके, यार ये क्या, ताकि वो चीज मिस ना। जब आप कोई चीज टेस्ट करवा रहे हैं क्लाइंट से, अपने सुपरवाइजर से, एवेल्युएटर से, लेट्स से जिनको कुछ नहीं पता, तो आप उनको कहते हैं सर ये थिंक अलाउड मतलब एक टेक्निक है। जो जो चीज आप इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जो चीज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो चीज आपको समझ आ रही है, जो चीज आपको नहीं समझ आ रही, या कुछ आप चीज ढूंढना चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रही, वो आप
you have to speak it out, you have to speak aloud. That's why this technique is called think aloud. तो वो जो सुनने वाले हैं या आपके पास कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही है, आप एक्सप्रेशन जेस्चर वो नोट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है और आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये क्या है. अब से एक यूजर का कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसकी परसेप्शन हो सकती है, वो किस अंदाज से सोच रहा है, उसको वो चीज नहीं समझ आ रही, दूसरे को समझ आ रही है. तो ये नहीं एक यूजर ने कह दिया ये क्या बना दिया तो उस पर आप डिसहार्ड होके बैठ, ऐसा नहीं होता. आपको मल्टीपल लोगों से ओपिनियन राय लेनी पड़ती है, फिर आपको एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ती है, फिर आप अपनी टीम से भी राय लेते हैं, फिर आप क्लाइंट से लेते हैं. फिर ये एक टेक्निक आ जाती है विजर्ड ऑफ ओज टेक्निक. एक मूवी हमारे बचपन के दौर में थी, आपके बचपन के थे तो नहीं होगी, विजर्ड जिसका जादूगर था, जिस तरह आप उम्र यार की कहानियां पढ़ते थे, ठीक है, और ये सारे. तो विजर्ड वो एक मूवी ने बनाई थी कि जो चीज को रिक्वायर्ड होती थी वो बैग में से निकालता था और वो चीज हो जाती थी. तो इसी तरह ये जब आप सॉफ्टवेयर या डिजाइन को किसी को एवेलुएट करा रहे हो तो विजर्ड ऑफ ऑज टेक्निक, विजर्ड ऑफ ऑज एक उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया कि लाइक इस तरह लग रहा होता है जब आप किसी डिजाइन को सिमुलेट करके दिखा रहे होते हैं. लाइक जब आपने लेआउट्स, कार्डबोर्ड, चार्ट्स भी आपने सिमुलेट इंटरेक्ट करके दिखाया, जिस तरह स्टोरी बोर्डिंग और स्केचिंग टेक्निक को आपने यूज किया, जिस तरह मैंने कहा था प्रोटोटाइपिंग में टेक्निक्स टाइप मैंने बता दी थी कि हॉरिजॉन्टल टाइप है, वर्टिकल प्रोटोटाइपिंग है और एवोल्यूशनरी इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग है. फिर हमने टेक्निक्स को देखा तो टेक्निक्स लो फिडिलिटी, हाई फिडिलिटी है, और टेक्निक्स के अंदर हम फिर अगर डेप्थ में जाते हैं तो आप स्टोरी बोर्डिंग, स्केचिंग, ये टेक्निक को यूज करके, सिनेरियोस टेक्निक को यूज करके आप अपने डिजाइन को बना सकते हैं, सिनेरियो बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं. ज्यादातर स्केचिंग यूज होती है और फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो थोड़ा सा डिजाइन को इम्प्रूव करते करते डिटेल में समझाते हैं. अब लेट्स से देखिए ये लेक्चर है और ये मैंने थोड़ा सा लेक्चर रिवाइज भी किया ताकि जो सुनने वाले हैं देखें स्टूडेंट्स आस्ता आस्ता बस यही स्ट्रेंथ. अब आपकी चले फिर भी ठीक स्ट्रेंथ है, 19 लोग हैं, 20 तो मुझे निकाल के 19 है. तो आस्ता आस्ता लेट्स से अगर सेशन के बीच में क्विज हो जाए या एंड के सेशन में क्विज हो जाए तो ये छोटे छोटे मार्क्स होते हैं. ये आप कितना अटेंटिव हैं, कितना पिछला लेक्चर पढ़ के आ रहे हैं, कितना अगर जो करंटली लेक्चर में से कोई चीजें पूछी जा रही तो ये आपके लिए बेनिफिट है लेक्चर प्रिपरेशन के लिए. टास्क छोटी असाइनमेंट है, ये नहीं है कि टीचर जान के कर रहा है. मैंने सब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तरीके से शुरू से 5-6 हफ्ते रिलैक्स रखा, अपने काम, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी. ये नहीं मेरे अब लेक्चर नहीं हो रहे, मेरे अभी भी लेक्चर हो रहे हैं, बट साथ साथ ये चीजें भी पाइपलाइन में चल रही क्योंकि मैंने आपकी क्लास को प्रोजेक्ट नहीं दिया. HCA में प्रोजेक्ट नहीं, असाइनमेंट और ये चीजें क्विज़ेस चल रही हैं और थोड़ी सी आगे भी आएंगी, डिजाइन के हवाले से आएंगी, वेबसाइट्स के हवाले से आएंगी और एवेल्यूएशन के हवाले से आएंगी. किसी वेबसाइट को दिया और ये प्रिंसिपल आप उसको फॉलो करते देखें कितना क्या यूजेबल है, क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे. छोटी छोटी चीजें आएंगी ताकि आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो और एट द एंड आप एक अपनी एक वेबसाइट को डिजाइन करेंगे जो लेट से टास्क हो सकती है, फाइनल के लिए हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है. तो छोटी छोटी मैंने प्लान की हुई है. बाकी मैंने जो कोर्स है ऊज के कोर्स है, एडवांस सॉफ्टवेयर है, SPMS, सब में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सब में आर्टिफैक्ट सबमिशन चल रही है. आज मेरी 4 क्लासेस, तीन क्लासेस की सबमिशन, एक आपकी क्लास की सबमिशन थी, एक ऊज की सबमिशन है और एक HCA इवनिंग में सबमिशन. सारी चीजें चल रही हैं और इसी तरह नेक्स्ट क्लास में SPM वगैरह की है. तो काम कराने वाला जो टीचर होता है ना, वो कोविड हो जाए, वो कुछ और चीज हो जाए या घर बैठे लेक्चर है, वो उसको कोई फिक्र नहीं पड़ती. वो काम उसी तरीके से कराता है, वो अपने लेक्चर भी उसी तरह देता है, वो अपनी पंक्चुअलिटी भी उसी तरह करता है. ठीक है, तो काम कराने वाला चाहिए, वो काम कराने वाले की नीयत अच्छी है तो स्टूडेंट भी नीयत बना देता है, टीचर स्टूडेंट्स की, और काम निकलवा लेता है, करवा देता है. तो विजिट जिस तरह बैक एंड पे बैठ के सारा वो काम कर रहा था, इसी तरह जो भी आपने सॉफ्टवेयर या लेआउट वगैरह जो सिमुलेट करके रखा है तो आपको इसी तरह लग रहा होता है कि बैक एंड पे कोई बंदा है या बैक एंड कोई विजिट है, उसने तशबीह दी हुई है, बैक एंड पे कोई बंदा है जो इसको सिमुलेट कर रहा है, जिस तरह लेके चल रहा है. ठीक है, तो यूजर इंटरफेस डिजाइन लेट से हमने बताया कि थोड़ा सा क्विक आइडिया स्केचेस देते हैं. ये थोड़ा सा उसने आइडिया बताया कि आप थोड़ा सा क्लाइंट को आइडिया दे सकते हैं कि इस तरह लेआउट है, ये फीचर होंगे, इस तरह होंगे. फिर आस्ता आस्ता डिफरेंट टूल्स को भी यूज कर सकते हैं, बट टूल्स को कोशिश करनी चाहिए कि टूल्स को अवॉइड करें. क्यों? डिजाइन के लिए, लेआउट के लिए, वो एट द एंड के लिए रखा करें. तो पहले हमेशा स्केचेस को लेआउट्स को इम्प्रूव करते 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 आप थोड़ा सा डिजाइन को इनहांस कर देते हैं, फिर आप आस्ता आस्ता फीचर्स को टूल्स के थ्रू दिखा सकते हैं. ये टास्क सेंटर यूजर इंटरफेस डिजाइन थी. ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इसमें भी प्रोजेक्ट कराता तो लेट्स से इसमें भी एनालिसिस, डिजाइन, मेडिटेशन फेज होती है, तो इस तरह के स्टेप्स होते हैं. फॉर मैं वैसे बता रहा हूँ, टास्क सेंटर यूजर इंटरफेस डिजाइन की जो एनालिसिस की फेज है, जिसपे आप एनालिसिस में टास्क को फोकस करते हैं, तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग में ये चीजें आती हैं. ठीक है, फिर एनालिसिस फेज में यूजर एनालिसिस कराता. देखिए किसी चीज में यूजर एनालिसिस ऐसे चिंता नहीं होता कि यूजर क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सिस्टम में कैसे वो इस्तेमाल कर रहा है. फिर
टास्क एनालिसिस के, कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरी, इंटरव्यू करके ये सारी चीज़ें करते हैं। आइडेंटिफाई टास्क, टास्क लिस्ट, टास्क सिनेरियो, यूजर टास्क टेबल, कौन से यूजर उनका क्या टास्क टेबल। ये एनालिसिस फेज में 3 स्टेप्स चल रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ये हेडिंग होती, फिर आप यूजर एनालिसिस करते, यूजर एनालिसिस में ये हेडिंग होती और ये काम करते, फिर टास्क एनालिसिस। और टास्क कौन कौन, जारी बात है क्वेश्चन आयर इंटरव्यू आप करते और वो आप रेफरेंसेस में लगाते। और ये HCI के भी प्रोफेशन है जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, अब्रॉड में जो काम करते हैं, और डेफिनेटली इन प्रोसेस को, इन स्टेप्स को अप्लाई करके करते हैं। फिर डिज़ाइन जब करते हैं तो डिज़ाइन के फेज में आप प्रोटोटाइप फेज बनाते हो और इटरेटिव इन नेचर होते हैं। और ये देखिए यूजर कंसेप्चुअल मॉडल, ये आ गया ना, जो डिज़ाइन में आपने थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस की, थोड़ा सा लिखा, तो कंसेप्चुअल मॉडल यूजिंग लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, आपने स्केचेस बनाने हैं या आपने स्टोरी बोर्डिंग टेक्निक को यूज़ करनी है और आपने थोड़ा सा डिज़ाइन को इम्प्रूव करना है। फिर देखें कौन सा इंटरफेस डिज़ाइन आप प्रिंसिपल्स को कौन से अप्लाई करेंगे, इंटरफेस डिज़ाइन के यूजिबिलिटी के क्या प्रिंसिपल होंगे, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा आगे यूजिबिलिटी के प्रिंसिपल्स और देखेंगे, इंटरफेस डिज़ाइन के प्रिंसिपल। इसके बाद अभी लेक्चर जो खत्म होगा, ये जो सेकंड पॉइंट है यूजर इंटरफेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, कि जब आप एक इंटरफेस को डिज़ाइन करें उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, 17-18 प्रिंसिपल्स हैं, वो नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद अभी स्टार्ट करेंगे, तो वो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन डिज़ाइन में मैंने आपको बताया था कि जब आप कंसेप्चुअल मॉडल बनाते तो उसको सिर्फ हल्का सा स्केचेस नहीं, उसको प्रॉपर लेआउट और फिनिश तक लेके चलते, और फिर आप ये बताते कि कौन सी स्क्रीन पे क्लिक होगा तो जिस तरह मैंने कहा था कॉफ़ी मशीन बनानी है, तो जब आप डिज़ाइन उसका इंटरफेस लेआउट डिज़ाइन करना है, तो किसी यूज़र ने ना वो पता नहीं साइकिल बना दी है, और मैं हंस रहा था उसको बल्कि मैंने बताया, शायद उसको भी एहसास हो गया होगा। और वो माशाल्लाह पता नहीं डब्बा बनाया और पीछे जो गोल सा बनाया वो पॉट बनाया और पानी का वेपर का बनाया, कहीं नेट से उठा लिए। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ बना दी, मैंने इंटरनल तो कहा नहीं था कि तारे लगानी है या पानी का कंटेनर का जग दिखाना, फ्रंट पे दिखाना है, फ्रंट लेआउट वाला मशीन, उसके इंटरफेस, फिर स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है पहले ये होगा, फिर सेकंड स्टेप में ये यूजर प्रेस करेगा, ये करेगा। और मैंने आपको असाइनमेंट को एक्सप्लेन भी किया, कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता टीचर, हालांकि ये टास्क है आपने खुद अपने क्रिएटिव माइंड में देखी। मैंने कहा कॉफी मशीन के लेवल कहाँ होंगे, मेरा लेक्चर उठा ले, जिसने असाइनमेंट सबमिट कराई है मेरा वो लेक्चर एट द एंड में उठा ले, 10-15 मिनट में एक्सप्लेन करता रहा हूँ कहाँ कॉफी का मशीन क्या होगा, लेवल क्या है, कॉफी किस टाइप की बनानी है, और कॉइन्स कहाँ से डालूंगा, कॉफी कहाँ से पोर आउट होके निकलेगी। और भाई इस तरह का लेआउट डिजाइन बना था, आप पता नहीं क्या चीजों की मलिया में किसी स्टूडेंट ने क्या अंदर इंटरनल कोई उठा ली। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करें, थोड़ी सी चीज सीखा करें, क्रिएटिव चीजें लेके चलनी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप कोलू के बैल की तरह एक लगी बदाई चीज करें। आपके पास देखें घर में स्मार्ट मशीन्स है, घर में ऐसी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक की मशीन्स है, तो थोड़ा सा वहां से आइडिया होता है। नेट को भी एक्सप्लोर करें, वो छाप देंगे तो मुझे साफ पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है और नेट का लेवल क्या है, ठीक है। और जो चीज गिवन है वो चीज देनी है। आप उठा, मैं आपसे कह रहा हूँ यूज केसेस, फुल यूज केस दे, आप मुझे एसआरएस बना के दे रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं होता ना। या फुल यूज केस दे, आप यूज केस डायग्राम बना रहे हैं, मुझे यूज केस डायग्राम चाहिए नहीं, मुझे फुल यूज केस चाहिए थी लेट से। तो आप मांगो चना और आप दे रहे हैं, तो दाल पकड़ा रहे, ऐसे तो नहीं होता ना, देखना है। और प्रोटोटाइप आपने बनाना, फिर वैल्यूएशन फेज में आ जाती है। वैल्यूएशन में जो हेरिस्टिक वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स आगे जाके कुछ और देखेंगे, वो कौन से आपने अप्लाई किए। फिर अप्लाई करने के बाद आपने उस डिजाइन या लेआउट में आपने कोडिंग करने के बाद प्रिंसिपल्स को अपने अप्लाई करना है, उसका रिजल्ट शो करना है। फिर आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं और वो अपनी सजेशंस, वो अपना हार्ड कोडेड सजेशन देते हैं, वो सबमिट कराना है। टेस्टिंग कराते हैं जो आप एक्चुअल क्लाइंट से कर रहे हैं, जो आप अपना ये स्टेप्स जो है लाजमी नहीं कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट ना भी होना तो ये चीजें आप आपको बड़ी गाइडलाइन दे सकती है कि आपने अच्छा ये चीजें भी करनी है किस तरीके से, तो बहुत आपको हेल्प हो सकती है। जब आपने एक्चुअल यूजर क्लाइंट से टेस्ट करवाना है, वो अपने सजेशन क्या दे रहे हैं, तो वैल्यूएशन, प्रोटोटाइप, फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक अप्रोच है यूजर सेंटर डिजाइन अप्रोच, जो पूरी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं इनको यूज करते हैं। और IBM जो माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की टॉप मोस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलपमेंट भी करती है, वो ये यूजर सेंटर डिजाइन अप्रोच फॉलो करती है। इसके सिर्फ 2-3 पॉइंट प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। ये जो अप्रोच है जिसको फॉलो करके सॉफ्टवेयर को ना सिर्फ डिजाइन, डेवलप और एवेल्युएट किया जाता है, बल्कि जो यूजेबिलिटी मेन एम है कि हमने एक यूजेबल एप्लीकेशन बनानी है, हमने विद ईज ऑफ यूज और यूजर सेटिस्फेक्शन अचीव करनी है, जो कि सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग वाली साइड के हैं वो यूजेबिलिटी को टारगेट नहीं करते, विच इज द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बट दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल फीचर में अगर आप फंक्शनैलिटी आप नहीं प्रोवाइड नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल वो 2+2 4 आंसर नहीं दे रहा, 3 देता है, तो क्लाइंट तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर क्लाइंट फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी तरजीह देता है। अगर एक एप्लीकेशन फंक्शनल फीचर्स को फुलफिल कर रही है बट वो सिक्योर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, NFR है, बट सिक्योर्ड नहीं है, तो क्लाइंट कहेगा यार मुझे इससे क्या है, हर बंदा
इसको एक्सेस कर रहे हैं तो मुझे तो इससे कोई फायदा नहीं। तो मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस भी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे जनाब यूजेबिलिटी भी चाहिए, मुझे जनाब इसकी अवेलेबिलिटी भी चाहिए, मुझे पोर्टेबल अगर है या अगर मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए आप कर रहे हैं तो वो भी चाहिए, अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट है या आप प्रोवाइड करें। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी बहुत लाजम और मलजूम है और बड़े इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे यूजेबिलिटी को लोग मिस करते हैं। यूजेबिलिटी में सिर्फ ये लिखा होता है कि जी हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। कौन सी वाली डॉक्यूमेंटेशन? ये वाली नहीं। डॉक्यूमेंटेशन वो सिर्फ जो यूजर गाइडलाइन होती है, जो स्क्रीनशॉट्स और उनकी डिटेल होती है कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है, हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। हम जी ग्राफिकल इंटरफेस दे रहे हो। भाई ग्राफिकल कौन सा इंटरफेस है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कोई इंटरफेस का नाम नहीं। आपको 10 इंटरफेस बताएं तो नेक्स्ट टाइम ये ख्याल रखें कि जब भी आप इंटरफेस लेआउट की बात करें तो प्रॉपर उस लेआउट इंटरफेस का नाम लिखे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करें। कमांड प्रॉम्प्ट है, फॉर्म फिल इन है, मेन्यू बेस है, पॉइंट एंड क्लिक है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज है, एंड सो ऑन। वेब इंटरफेस स्टाइल है, तो बेशुमार तरह के इंटरफेस स्टाइल है। नेचुरल लैंग्वेज है, तो आपने प्रॉपरली बताना है कि ये इंटरफेस है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें इस तरह से चीज़ है। तो यूजर सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच जो है वो इंटरैक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट की। इंटरैक्टिव का मतलब है कि यूजर इन कंट्रोल, यूजर फील ओनरशिप। इंटरैक्टिव एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कम्युनिकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। इंटरैक्टिविटी का मतलब इंटरैक्टिविटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है कि यूजर फील कंट्रोल फील करे। जब यूजर इंटरैक्ट कर रहा है तो यूजर को ये फीलिंग आनी चाहिए कि दैट आई एम इन कंट्रोल, आई एम द बॉस ऑफ दैट एप्लीकेशन, boss of that application, game, software, app, whichever it is. तो यूजर फील कंट्रोल एंड फोकस स्पेसिफिकली ऑन मेकिंग इंटरफेस यूजेबल। देखिए यूसीडी का मेन पर्पस ही है कि आपने जो भी एप्लीकेशन ऐप है, इंटरफेस है, वो यूजेबल बनानी है। और यूजेबिलिटी मैंने 2002 में रिसर्च का काम किया एमएस में, 18 ईयर्स अगो। अब आप अंदाजा लगा ले कि आपका जो उस्ताद है, लेट से डेफिनेटली उसने सारी चीजें स्टडी की होंगी, पढ़ा भी होगा, रिसर्च भी किया होगा। उस वक्त भी यूजेबिलिटी जो है, वेबसाइट यूजेबिलिटी है या किसी एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी है या इंटरफेस की यूजेबिलिटी है, जिस तरह आप कहते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं एटीएम मशीन कितनी यूजेबल है, कितने यूजेबिलिटी की जो प्रिंसिपल है, लर्नेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी किया, लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एमएस के हमारे स्टूडेंट ने की है कि ये जो आपके जो ये इंटरफेस स्टाइल्स हैं, ये जो आपके मशीन्स हैं, एटीएम मशीन्स, देखिए हर तरह की मशीन्स के डिफरेंट लेआउट है, डिफरेंट लोगों ने भी मशीन्स बनाई, डिफरेंट कंपनी, एनसीआर बनाई, एनसीआर ने बनाई, डाइबोल्ड ने बनाई, डिफरेंट और जो सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उन्होंने बनाई है। तो क्या एक जगह एक यूजर जाता है, ये मैं आपको रिसर्च के पॉइंट से बता रहा हूँ, यूजेबिलिटी, इंटरफेस और लर्नेबिलिटी के पॉइंट से बता रहा हूँ, मेमोरेबिलिटी के पॉइंट से बता रहा हूँ, जो हमने यूटिलिटी के बेसिक 5 प्रिंसिपल बने थे ना कि application must be ease of use, very easy to learn, very easy to remember। एक एप्लीकेशन, एक इंटरफेस एक तरह का कहीं और है, दूसरी मशीन एटीएम में जाते हैं, उसका इंटरफेस जो है किसी जगह कुछ और जाते हैं। तो एक तरह का एक स्टैंडर्ड एक को होना चाहिए, ताकि वो क्विक सक्सेशन में कर सकें। तो इस पर रिसर्च भी की जा सकती है, सिर्फ एक पॉइंट पे कि क्या जो ये हमारे जो एटीएम है वो लर्नेबिलिटी पॉइंट से है कि नहीं है, क्या मेमोरेबिलिटी पॉइंट से है कि नहीं, इतनी चीजें। और इसमें कितने मैंने आपको सजेशन बताई है कि लेट से आप इसमें इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड सिक्योरिटी दे सकते हैं, कि आपको कार्ड लेस भी होना चाहिए। थंब बेस तो आ चुका है, पर थंब भी अगर के बजाय कि आप फेशियल इंप्रेशन जो है वो उससे रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है, तो फेशियल इंप्रेशन रिकग्नाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको एक्सेस कर सकती है। तो बहुत सारे उससे हो सकता है। तो लोग एक एक पॉइंट पर रिसर्च करते हैं। तो लेट्स से 18 ईयर्स बैक आई हैव डन रिसर्च इन दिस एरिया। मैंने डिजाइन अप्रोचेस को स्टडी किया, मैंने डिजाइन अप्रोच अपनी बनाई, प्रोसेस प्रिंसिपल्स उसके बनाए, उसको डिजाइन को फिर मैंने डेवलप, एक एप्लीकेशन बनाई, उसको एवेलुएट किया, प्रोडक्ट बनाया, एवेलुएट किया, उसके रिजल्ट्स, सजेशन, रिकमेंडेशन। तो ये जो आजकल लोग एमएस के पीएचडी लेवल पे काम करते हैं, वो हमने एमएस लेवल पे काम किया। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, माजू यूनिवर्सिटी से मैंने किया, जो आजकल कस के नाम से है। आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस बिकॉज कि ये नहीं है कि 18 साल पहले वी वर द पायनियर। तो उस वक्त मेरे ख्याल से एमएस जो है वो बहुत बड़ी बला चीज बन जाता था एट दैट टाइम। और आज भी एमएस लोग धड़ाधड़ कर रहे हैं और पीएचडी में एनरोल हो रहे हैं। और पीएचडी भी खाला जी का घर नहीं है, लोग शौक से तो एनरोल हो जाते हैं, बट वो आगे जाके रह जाते हैं। तो एक इंटरेस्ट, एक लेवल होना चाहिए, जिसको है वही कर सकता है, या जिसमें वो एक चीज है कि हमने रिसर्च साइड पे जाना है, हमने पब्लिकेशन साइड पे जाना है और तब काम करना है। अब पाकिस्तान में अलमी क्या आपको सिर्फ शेयर कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि जो रिसर्च काम कर रहे हैं उसकी वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े ब्लॉग रिसर्चर हैं, रिसर्च में थोड़ी स्टोरी राइटिंग भी लिखनी पड़ती है, कहानियाँ, लफड़ैला की स्टोरियाँ भी लिखनी पड़ती हैं, तो जेन्युइन चीज़ें भी होती हैं, बट
उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। बाहर के मालिक में ये है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल किसी इंस्टीट्यूशन, इदारे, किसी प्रोडक्ट, किसी कंपनी, किसी, अगर लेट्स से मैं इंटेलिजेंट एक कार के अंदर सिस्टम डिजाइन करना चाह रहा हूँ, स्मार्ट है, फेशियल रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, जीपीएस, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो मैं उस कंपनी के साथ हमारी जो टीम है रिसर्च की वो जुड़ी होगी और हमारे डेवलपर या उनके लोग आईटी के डेवलपर जुड़े होंगे और हम उस पर काम करेंगे। तो यहाँ ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर बस वो बातें यहाँ की प्लस 2 जमा 2 एक फार्मूला एग्जाम्पल दे दिया तो ये तो ज्यादातर जुबानी किताबी बातें हैं, इसलिए यही चीज चल रही है। तो ये जो यूजर सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच है ये 3 प्रिंसिपल्स पर फोकस करती है। इट्स अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच, आइटरेटिव, मल्टीडिसिप्लिनरी। पार्टिसिपेटरी है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपने यूजर की करनी है और आईबीएम ये कहता है सिर्फ इन्वॉल्व ना करो, यूजर को डिजाइन टीम का मेंबर बनाए। आइटरेटिव डिजाइन अप्रोच है, डेफिनेटली विद आइटरेशन होगी, ये नहीं कि आपने एक डिजाइन बना लिया बस वही फाइनल, ऐसा नहीं, आपको एक सक्सेशन करनी है, मल्टीपल आइटरेशन यानी फेजेस से गुजर के यूजर के साथ आपने इंटरेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें मेरे पास टाइम शो नहीं हो रहा, कितनी देर होगी लेक्चर को? अच्छा ओके, 1:10 तक होगा। आइटरेटिव डिजाइन अप्रोच है। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस यूजर सेंटर्ड डिजाइन इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब है कि अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, जो जो जिस चीज का अहलियत और काबिल है वो डिजाइन टीम में आपका वो परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूजर के स्पेशलिस्ट हो गए तो वो यूजर से इंटरेक्ट सिर्फ यूजर स्पेशलिस्ट करेंगे, कोई डेवलपर उठ के यूजर से रिक्वायरमेंट नहीं लेगा। अगर आपकी टीम में साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, जब आप यूजर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यूजर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट से बैठ कर होके वो अपने वो एवेल्युएशन कर रहा है कि ये सच बता रहा है, ये झूठ तो नहीं बता रहा, ये क्या चाह रहा है, इसकी सोच क्या है। जब आप आईएसबी के इंटरव्यू देते हैं, जो आपका इंटरव्यूअर है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, जो सामने बैठा हुआ है, उसके साइड पे अगर आपकी हल्की सी नजर पड़े या आप थोड़ा सा जब रूम में एंटर होते हैं, आप सबको राइट और लेफ्ट जाके मुआयना करके अस्सलाम वालेकुम या सलाम करते हैं, और करना चाहिए, उससे आपकी हाजिर दिमागी पता लगता है। आप सिर्फ दरवाजा खोला सीधा यूं जा रहे हैं, ये नहीं कि आप जनाब दरवाजा खोल के देखिए, एथिक्स है, देखिए एथिक्स है, क्योंकि आई हैव डन दिस और ये जो ये पॉइंट है, ये चीज आपको फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जो आप रूम में एंटर होते हैं, अब ये नहीं कि आप किस दुनिया में मखलूक में आगे चारों तरफ घूमना शुरू हो जाए, मगर आप अपना एक स्ट्रेट बॉडी करके, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस में इंटरव्यू देने चाहते हैं, स्ट्रेट बॉडी करके हल्का सा थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू थोड़ा सा लेते हैं, ऊपर नहीं दाएं बाएं का, कि क्या एनवायरनमेंट, क्या स्ट्रक्चर है, कॉन्टेक्स्ट। तो जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं आईएसबी के फाइनल इंटरव्यूज, वो बिल्कुल एग्री करे होंगे, सेकंड करे होंगे मेरी बात का, कि यस सर, जो आपके राइट साइड पे होते हैं वहां पर साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, और वो साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो सिस्टम के पास बैठे होते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के लिए भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, वो जो पॉइंट्स हैं वो डाटा वो कैप्चर करके वो पॉइंट्स उसमें डाल रहे होते हैं, और बंदे की पर्सनैलिटी एसेस होकर एवेल्युएट होकर एट द एंड ऑफ द लेक्चर आ रही होती है। और अगर आपको याद हो, आपने कुछ टेस्ट ऐसे दिए होते हैं जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन है, जिसमें स्टोरी बोर्डिंग है, आई एम टॉकिंग अबाउट आईएसबी, तो वो सोच जो है, वो जो नफ्सियात है वो आपकी वो सामने आ रही होती है, क्योंकि जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो 100 सेंटेंस होते हैं आई गेस, जो मुझे याद पड़ता है, और मैंने 96 में आईएसबी दी थी, और एक मैंने शायद 97 में दी थी, या 90 इस तरह दी थी, 98 में। तो अब ये देखिए कि 96 में आईएसबी और 24 इयर्स अगो, और अल्हम्दुलिल्लाह हैव द मेमोरी और हैव द वो सारी ग्लिम्पसेस आ जाती हैं, सारी चीजें। तो वो अभी भी चीजें, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट और वो प्रिपरेशन और फिजिकल टास्क और ये सारी चीजें प्रिपरेशन बंदे को करनी पड़ती है। ये नहीं कि यार सब लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं, मैं भी फॉर्म जमा, बंदे आपको मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। सो राइट नाउ 24 इयर्स अगो, अगर अभी आपके सर लेट से अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि हौसला और अज़म होना चाहिए, तो 24 इयर्स अगो सर जारी बात है मोर एक्टिव होंगे, मोर स्मार्ट होंगे, मोर नॉलेजेबल, मोर पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मोर एक्टिव, तो ये होता है। तो ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नहीं कि फॉर्म जमा करा या मैं भी टेस्ट दो, आपको प्रिपरेशन के लिए करना पड़ता है, टाइम, प्रिपरेशन, राइटिंग, कंपटीशन, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, जनरल नॉलेज, आपको स्पीच प्रिपरेशन, जो खुद से अगर इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हैं उस वक्त भी होते थे, तो वो वहाँ से भी वो है, वो अलाउड नहीं होती, बट डिपेंड अपॉन दैट पर्सनैलिटी है, वो कैसे कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप खुद प्रिपेयर करें, उन्होंने सारी तरीका बताया, तो ये टेस्ट होते हैं, ये ऐसे होते हैं, आप प्रिपरेशन करें आप उसकी। तो हर चीज़ की प्रिपरेशन है। उठ के अगर आपको पता नहीं कि जॉब किस तरह की है, और आप उठ के इंटरव्यू देने जाए, वो तो जॉब सेल की और आपकी डेवलपमेंट की जॉब, मुझे तो किसी ने कहा था ऑनलाइन या बस वॉकिंग इंटरव्यू है, तो पता तो करें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या, जॉब किस नेचर की है।
आप अभी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं 7th सेमेस्टर में, आप आपके अच्छा देखी जाएगी, ग्रेजुएट हो जाए फिर देखेंगे मार्केट में क्या टूल है। भाई देखो ना जॉब स्किल क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है। सिर्फ बीएस डिग्री एलिजिबिलिटी तो नहीं है, वो क्या स्किल्स है, क्या टूल्स आने चाहिए, क्या टेक्निक्स आनी चाहिए, वो आपको है, वेल इक्विप्ड है। आपने कोई प्रोफाइल बनाई है, आपने क्लाइंट्स के लिए काम करे, आपको इंटरव्यू पूछेंगे आपने क्लाइंट्स के लिए काम किया, फ्रीलांसिंग क्या होती है, आपके है सर है फ्रीलांसिंग क्या, नहीं सर नहीं, तो कहेंगे यार इसने तो कुछ काम नहीं किया, कि वो कहेंगे आप प्रैक्टिकल पढ़ते रहे, तो टीचर आपको प्रैक्टिकल काम नहीं कराया, कभी आपने खुद कुछ काम नहीं किया, तो बस ठीक है जी थैंक यू हम आपको बुला लेंगे। भाई इस तरह नहीं होता। तो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, IBM जाहिर माइक्रोसॉफ्ट है, वो एक्सपर्ट हर तरह के, डिजाइनर है, डेवलपर है, टेस्टर है, टीम लीडर है, मैनेजर है, यूजर स्पेशलिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। तो उनकी जो स्किल, जिस चीज की एक्सपर्टीज है, वो वहां पर वो अपना रोल परफॉर्म करता है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसी कंपनीज है जो एक्सपर्ट्स उस चीज का लेते हैं। तो बाकी कुछ ऐसा भी होता है कि यार तुम ये काम भी कर दो, डेवलपर हुआ है तुम डिजाइन कर दो, उसको कहा यार तुम ये बंदा चला गया तुम इसकी जॉब भी करो, तो वो फिर काम सफर हो रहा होता है, फिर आपकी टास्क और वो परफॉर्मेंस जो है ना वो उस तरीके से नहीं आ रही होती, तो ये चीज ध्यान करनी होती है। तो यूजर सेंटर्ड डिजाइन का मेन एम यही है कि आपने जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड विशेस, हमने स्पाइरल मॉडल की बात की थी कि यूजर की विशेस को कोई ख्याल नहीं रखता, और इस चीज पे ध्यान देना होता है कि यूजर की विशेस को भी ख्याल किया जाए और एक यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एप्लीकेशन बनाई जाए। तो इसने कुछ प्रोसेस बताया, भाई इनका प्रोसेस है, IBM की वेबसाइट पे चले जाएं, इनका प्रोसेस और प्रिंसिपल्स भी डिफाइन है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम लेक्चर अभी एंड करते हैं, और 1:15 पे हम लेक्चर को, दूसरा सेशन मैंने लिंक और दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरफेस डिज़ाइन जब आप करते हैं, जो आप अपने P1 के भी रिक्वायरमेंट्स को आपने कर रहे होंगे, और आस्ता रिक्वायरमेंट्स को आप डिज़ाइन फेज में जब आस्ता जाएंगे, डेटाबेस डिज़ाइन के बाद लेआउट्स को डिज़ाइन करेंगे, तो आपने ये प्रिंसिपल्स या ये फीचर्स या ये चीज़ें अप्लाई कर रही हैं कि उस चीज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं वहाँ से शेयर करूँगा, और उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे 1:15 बजे। ठीक है जी, यहाँ पर लेक्चर बेशक पॉज कर दें या आप एंड कर दें और वेट करें। बाज़ औक़ात हो सकता है कि छोटा सा जो है कोई आपका क्विज टाइप हो सकता है, आपका लेक्चर के ये जो आपका 1:15 बजे, अभी स्टिल यू हैव तकरीबन 8 to 9 मिनट्स, तो आपका एक एक्टिविटी हो सकती है। मैं कहता हूँ जी एक 10 पे एक्टिविटी है, LMS पे जाएं और एक्टिविटी स्टार्ट करें। ओ जी LMS लॉगिन नहीं हो रहा है, एरर। ओ भाई लॉगिन नहीं हो रहा तो पहले करना था ना, लॉगिन आपके चल नहीं रहे हैं, आपने एक्टिव मोड में किए नहीं, ये सब टीचर को पता होता है। तो आप लॉगिन करें, साइन इन करें, खत्म की बात। तो इसलिए बी केयरफुल हुआ करें, और लाजमी नहीं है कि आपका खत्म हो जाए 1:15 पे लेक्चर है और 1:55 पे होगा। हमारा तो 2:30 बजे तक लेक्चर है। मैं तो 2:10 पे भी आपको एक छोटा सा क्विज दे सकता हूँ, आज के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, या जो लास्ट टाइम हमने कुछ चीजें पढ़ाई उसके पूछा जा सकती चीजें। यू हैव टू बी ऑनलाइन, यू हैव टू बी ऑन द LMS, बी एक्टिव, कि यार कोई एक्टिविटी कोई चीजें रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम इसको